ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखे हैं। इन फिगर्स में से आपको देख के बताना है कि कौन से सिंपल कर्व है, कौन से सिंपल क्लोज कर्व है, कौन से पॉलीगन्स हैं, कौन से कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हैं और कौन से कॉनकेव पॉलीगन है। तो इस तरह से आपको क्लासीफाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे इन 8 फिगर्स में से सिंपल कर्व्स पिक करने हैं। सिंपल कर्व्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसी फिगर जो कि बिना पेन उठाए ड्रॉ की जा सके और कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस ना कर रही हो, और इन केस अगर वो क्लोज फिगर है तो उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ फिर वहीं पे आके ख़त्म हो गया। तो फिगर 1 ऐसी फिगर है तो इसको मैं सिंपल कर्व बोलूँगा। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड फिगर भी ऐसी फिगर है, इसको भी मैं सिंपल कर्व बोलूँगा। अब देखिए थर्ड वाला, मैं थर्ड वाली फिगर बिना पेन उठाए ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि अंदर वाला सर्किल बना दिया, तो बाहर वाला सर्किल बनाने के लिए मुझे पेन उठाना ही पड़ेगा। फोर्थ वाले में देखिए लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो जो कि अलाउड नहीं है, तो फोर्थ वाला भी नहीं कंसीडर किया जा सकता। फिफ्थ वाला बनाया जा सकता है। देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसा बनाया, फिर ऐसा बना के यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आके ख़त्म कर दिया, तो ये सिंपल कर्व की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे मैंने फिफ्थ भी लिख दिया। अब सिक्स देखिए, सिक्स भी ऐसा ही है, बिना पेन उठाए बनाया जा सकता है और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम ही होंगे। क्लोज फिगर तो ये वाली चीज़ आपको चेक करनी है। सेवन्थ वाले केस में देखिए अगेन क्लोज फिगर है तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रखते हुए इसको बिना पेन उठाए बनाया जा सकता है। अब एट्थ वाले में देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैंने इस तरह से बनाया, यहाँ पे आया, इधर आया और इधर आके इधर इसको फिनिश किया मैंने, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंड पॉइंट ये है, तो ये सिंपल कर्व का रूल ब्रेक हो रहा है, तो एट्थ वाले को मैं सिंपल कर्व की कैटेगरी में नहीं लूँगा। तो इस तरह से ये 5 फिगर्स मेरी सिंपल कर्व की कैटेगरी में आएंगे। अब बी वाला पार्ट देखिए, बी वाले पार्ट में मुझे क्या आइडेंटिफाई करने हैं, सिंपल क्लोज कर्व। तो देखिए मुझे वापस 8 के 8 देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्लोज कर्व होने के लिए पहले तो उसे सिंपल कर्व होना पड़ेगा। अगर वो सिंपल कर्व है तभी तो वो सिंपल क्लोज कर्व होगा, या फिर हो सकता है नहीं हो सिंपल क्लोज कर्व। देखिए ये एक सिंपल कर्व है और ये एक सिंपल क्लोज कर्व है, बट जो सिंपल कर्व ही नहीं है तो वो सिंपल क्लोज कर्व कभी नहीं हो सकता। तो सिंपल क्लोज कर्व होने के लिए पहले उसे सिंपल कर्व होना ज़रूरी है। तो मेरे पास ऊपर सिंपल कर्व्स की लिस्ट आ चुकी है। इन्हीं में से वो फिगर्स जो कि क्लोज हैं उन्हें मैं सिंपल क्लोज कर्व बोल दूंगा। क्लियर है? तो बी वाले पार्ट में देखिए फर्स्ट वाली फिगर को आप चेक करेंगे तो वो सिंपल कर्व है और क्लोज्ड है, इसलिए सिंपल क्लोज कर्व भी बोल सकते हैं उसे। सेकंड वाली भी देखिए सिंपल कर्व है और क्लोज्ड है, तो सिंपल क्लोज कर्व बोल सकते हैं। फिफ्थ वाली फिगर देखिए सिंपल कर्व है और क्लोज फिगर है, तो सिंपल क्लोज कर्व बोल सकते हैं। सिक्स वाली फिगर भी देखिए सिंपल कर्व है और क्लोज फिगर है, तो सिंपल क्लोज कर्व बोलेंगे। और सेवन्थ वाली फिगर अगेन सिंपल कर्व है और क्लोज फिगर है, तो सिंपल क्लोज कर्व बोलेंगे। तो इस तरह से ए पार्ट और बी पार्ट दोनों के आंसर सेम हो गए। बट सपोज कीजिए यहाँ पे कोई इस तरह से फिगर होती, जैसे नाइन्थ फिगर इस तरह से कुछ होती, ठीक है, तो नाइन्थ फिगर सिंपल कर्व की लिस्ट में तो आती बट सिंपल क्लोज कर्व की लिस्ट में नहीं आती। मेक सेंस? अब नेक्स्ट सी देखिए, सी में मुझे पॉलीगन्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो पॉलीगन्स के लिए क्या रूल है, सिंपल क्लोज कर्व जो कि स्ट्रेट लाइन से बने। तो मेरे पास ऊपर ऑलरेडी लिस्ट आ चुकी है सिंपल क्लोज कर्व की, तो सिंपल क्लोज कर्व में से मुझे वो उठाने हैं जो कि स्ट्रेट लाइन से बने हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, सेकंड वाला स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, फिफ्थ वाला आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन से नहीं बना हुआ, ठीक है, उसमें कुछ कर्व पार्ट भी है। सिक्स वाले में भी आप देखेंगे उसमें भी कुछ कर्व पार्ट है, सारी की सारी स्ट्रेट लाइन्स नहीं है। और सेवन्थ वाले में भी आप देखेंगे तो सारी स्ट्रेट लाइन्स नहीं है, कुछ कर्व पार्ट भी है। तो पॉलीगन्स की कैटेगरी में सिर्फ ये दो आएंगे। समझ में आ रहा है? सबसे ऊपर सिंपल कर्व, तो जो जो सिंपल कर्व है वो सिंपल क्लोज कर्व भी हो सकता है और हो सकता है ना भी हो, तो सिंपल कर्व में से मैंने सिंपल क्लोज कर्व पिक कर लिए। अब पॉलीगन्स के लिए पहली कंडीशन है वो सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, वो स्ट्रेट लाइन से बनना चाहिए, तो पॉलीगन्स आ गए। अब डी वाला पार्ट देखिए, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो देखिए पॉलीगन मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि ये पॉलीगन है। अब इन पॉलीगन में से मुझे देखना है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है। तो देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन की प्रॉपर्टी होती थी कि कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप अगर सेकंड वाले में देखेंगे यहाँ पे कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। और कॉनकेव पॉलीगन के लिए आप फर्स्ट वाला फिगर देखिए, यहाँ से मैंने एंगल स्टार्ट किया, यहाँ तक आते आते 180 पूरा हो गया मेरा, और भी आगे चला गया तो ये 180 से भी बड़ा हो गया।
ठीक है, तो कोई एक एंगल ऐसा मुझे मिल गया जो कि 180 से बड़ा है, तो फर्स्ट वाला मेरा कॉन्केव पॉलीगन की कैटेगरी में आ गया। तो इसी के साथ फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ये वाले चीज़ अपन डिस्कस करके आ चुके हैं। आप वीडियो को पीछे चले जाके देख सकते हैं। जब अपन डायगोनल्स टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो अपन ने क्वाड्रिलेटरल भी बनाया था, अपन ने हेक्सागन भी बनाया था और अपन ने ट्रायंगल भी बनाया था। ठीक है, और उनमें अपन ने नंबर ऑफ डायगोनल्स भी निकाले थे और फिर एक उसका जनरल फॉर्मूला भी बनाया था। तो ये वाला क्वेश्चन आप वहाँ से देख के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आपको प्रॉपर फिगर बना के डायगोनल्स ड्रॉ करके दिखाने और साथ के साथ उस जनरल फॉर्मूला से भी आप उसको दिखा सकते हैं। तो जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी भी अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल में अपन ने देखा था एंगल सम कितना होता है, 360 होता है। बट यहाँ पे एक एडिशनल चीज ये पूछा है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। तो मैं एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। तो देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल है मेरा, क्यों, क्योंकि 4 साइड से बन रहा है और ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉनकेव है। वो कैसे पता किया, देखिए ये वाला एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक तो 180 हो गया और फिर आगे गया तो 180 से बड़ा हो गया, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन ना होके कॉनकेव पॉलीगन हो गया। क्लियर है। अब क्या इसके अंदर भी एंगल्स का सम 360 होगा। तो एंगल सम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, किसी एक पॉइंट से जितने भी पॉसिबल डायगोनल्स है वो बना लीजिए। तो मैं इस वाले पॉइंट से डायगोनल्स बनाता हूँ। ठीक है, इस वाले पॉइंट से मैंने डायगोनल बनाया तो ये एक डायगोनल बन रहा है मेरे पास। फिर देखिए, ये वर्टेक्स 1, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, इसको मैं 3 बोल देता हूँ, इसको मैं 4 बोल देता हूँ। तो जो सेकंड वर्टेक्स है फर्स्ट से ऑलरेडी कनेक्टेड है, थर्ड से भी कनेक्टेड है, सिर्फ फोर्थ से कनेक्टेड नहीं है। 2 और 4 को कनेक्ट कर दिया तो मेरे पास 2 ट्रायंगल्स बन गए। एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल नीचे बन गया। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल से 180, सेकंड वाले ट्रायंगल से 180, तो सम कितना आ गया, 360। तो इसका मतलब चाहे क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो हमेशा 360 ही होगा। मेक सेंस। तो सेकंड वाले पार्ट का आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉन कॉन्वेक्स। तो यू विल से यस, इट विल होल्ड ट्रू वेदर इट इज ए कॉन्वेक्स और कॉनकेव। उसके बाद बोल रहा है मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई, तो मैंने आपको बना के दिखा भी दिया यहाँ पे। ओके, फोर्थ वाले पे आते हैं। एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस फ्रॉम दैट। ये चीज़ जो क्वेश्चन नंबर 4 में बोली गई है ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल था, इसमें एक भी डायगोनल नहीं है और एक भी डायगोनल बन भी नहीं सकता। सेकंड एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 2 डायगोनल बन सकते हैं। बट इन्होंने ये वाला पॉइंट लिया और इससे पॉसिबल जितने भी डायगोनल्स थे वो बना दिए। यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिया, इससे पॉसिबल जितने भी डायगोनल्स थे बना दिए। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिया और इससे पॉसिबल जितने भी डायगोनल्स थे वो बना दिए। तो देखिए, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बने तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 3 ट्रायंगल बने तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स बने तो 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद देखिए, नीचे 4 - 2 दिखाया हुआ है, इस 2 को इन्होंने 4 - 2 से, इस 3 को इन्होंने 5 - 2 से रिप्रेजेंट किया है, इस 4 को इन्होंने 6 - 2 से रिप्रेजेंट किया है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था एंगल सम के लिए आपको, n-2 इंटू 180। तो n क्या होता था, नंबर ऑफ साइड्स होती थी। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है तो n-2 यानी 4 - 2। तो ये 2 इस तरह से आया, इसमें पेंटागन में 5 साइड थी तो 5 - 2 3, तो ये 3 इस तरह से आया। यहाँ पे 6 - 2 तो ये 4 इस तरह से आया। क्लियर है। तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे वो तो n-2 से आ जाता है और फिर उसको अपन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एंगल सम आ जाता है उस क्वाड्रिलेटरल का। आई होप क्लियर है सबको, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन डिस्कस विद अस 1 to 1। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में ही आगे पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स 7, 8, 10 एंड n। यानी अगर पॉलीगन में 7 साइड्स हैं तो उसका एंगल सम कितना होगा। तो देखिए, फॉर्मूला अपने को मालूम है, n-2 इंटू 180। अगर 7 साइड्स हैं तो आपको कुछ नहीं करना, 7 रखना है n की वैल्यू, तो हो जाएगा 7 - 2 इंटू 180। तो 7 - 2 होता है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 180। तो 5 इंटू 180 का आप करेंगे तो आपको मिलेगा 900। इसी का बी पार्ट, 8 साइड्स हैं यानी एन की वैल्यू 8 रखनी है, तो हो जाएगा 8 - 2 इंटू 180। तो 8 - 2 होता है 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 180। 6 इंटू 180 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1080। उसके बाद
नंबर ऑफ साइड्स 10 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। इस वाले फॉर्मूले में अपन जस्ट n की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, तो हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 180। 10 माइनस 2 होता है 8, तो हो जाएगा 8 इंटू 180। तो 8 इंटू 180 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1440। क्लियर है? तो इस तरह से मैंने ए बी और सी के लिए निकाल दिया। अब डी में देखिए नंबर ऑफ साइड्स n है, तो कैपिटल N की जगह आपको कुछ नहीं करना, स्मॉल n रख दीजिए, n माइनस 2 कर दीजिए इंटू 180। यानी नंबर ऑफ साइड्स की जो भी वैल्यू दी हुई है उसको एज इट इज़ रख दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। अब n तो एक वेरिएबल है तो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपका यहीं पे आंसर फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो आप पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपसे पूछा है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन अपन ने डिस्कस किया था। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, चाहे 3 साइड है तो तीनों साइड इक्वल होंगी, 4 साइड है तो चारों साइड इक्वल होंगी, 5 साइड है तो पांचों साइड इक्वल होंगी। अब आगे बोल रहा है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। तो आपको रेगुलर पॉलीगन्स के नाम बताने हैं जिसमें 3 साइड है। तो 3 साइड से बनता है ट्रायंगल, और ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों साइड इक्वल होती हैं उसे अपन बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो अपना आंसर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब 4 साइड वाला पॉलीगन क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं उसके लिए अपन बोलते हैं स्क्वायर। आपको मालूम है स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं। और उसके बाद 6 साइड वाले को अपन बोलते हैं हेक्सागन। ठीक है, और क्योंकि वो चारों साइड इक्वल है तो उसको अपन बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो इसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, उसको जस्ट अपन रेगुलर हेक्सागन बोलेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों के आंसर हो गए। अब जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है। फिगर ए देखिए आप। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल में मुझे जो 4 एंगल्स हैं, 4 में से 3 एंगल्स दिए हुए, एक एंगल x है जो कि मिसिंग है, उसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो अभी अपन ने पहले पढ़ा है कि एक क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल्स होते हैं उनका अगर मैं सम कर दूं तो वो सम कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। आप देख सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, तो 4 माइनस 2 इंटू 180, क्योंकि फॉर्मूला क्या था एंगल सम के लिए? n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, तो 4 माइनस 2 कितना होता है? 2, तो 2 इंटू 180, तो जो कि आपको देगा 360। तो मुझे ये चीज़ याद होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सभी एंगल्स का सम 360 होता है, तो सब एंगल्स का सम करते हैं। 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x, ये मुझे क्या देना चाहिए? 360 देना चाहिए। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए 50 प्लस 130 ये मुझे देगा 180, 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल्स टू 360। अब इन दोनों का सम कर लीजिए, तो ये मुझे देगा 300। 300 प्लस x इक्वल्स टू 360। 300 को उधर ले जाइए तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, तो x क्या हो जाएगा? 360 माइनस 300, तो x की क्या वैल्यू आ गई? 60 डिग्री। क्लियर है? अब बी वाला पार्ट देखिए। बी वाले पार्ट में देखेंगे तो 4 इंटीरियर एंगल्स में से मुझे 2 दे रखे हैं और एक की वैल्यू x है, और ये वाला जो इंटीरियर एंगल है यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं दे रखा। तो ये वाले इंटीरियर एंगल को मैं एक बार y मान लेता हूँ, और ये वाला बाहर 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो साइन होता है इस तरह का, ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री के लिए बनाया जाता है। तो बाहर वाला साइन 90 डिग्री के लिए बनाया, तो y प्लस 90 इक्वल्स टू 180। y प्लस 90 इक्वल टू 180, ये कैसे आया? आंसर यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी जाती है रैंडमली, तो वो जो 2 एंगल्स बनते हैं जो कि एक दूसरे से एडजेसेंट होते हैं यानी पड़ोसी होते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो हमेशा उनका सम 180 होता है। छोटी क्लास का 7th क्लास का कंसेप्ट है, अगर आपको नहीं है रिवाइज तो एक बार हमारी पुरानी 7th क्लास की वीडियो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत बेसिक कंसेप्ट है इसलिए मैंने एक बार वापस बता दिया। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, और रीज़न उसका लिखते हैं अपन लीनियर पे है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा इक्वेशन को, तो देखिए 90 उस तरफ जाएगा तो y हो जाएगा 180 माइनस 90, y की वैल्यू आ गई 90। यानी अगर एक एडजेसेंट एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 ही होगा, 90 प्लस 90 ही 180 होता है। तो इस तरह से मैंने y की वैल्यू भी निकाल दी। अब मैं क्या करता हूँ,
एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूँ क्वाड्रिलेटरल में। तो देखिए एक x था, एक 70 था, एक 60 था और एक अभी मैंने y की जगह में लिखूंगा 90 क्योंकि अभी भी वैल्यू निकाली है और इन सब का सम होगा 360 डिग्री। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इन तीनों का सम कीजिए। 70 + 60 कितना देगा आपको? 130। तो ये हो जाएगा 130 + 90 इक्वल्स टू 360। अब देखिए 130 + 90 कीजिए, ये आपको देगा 220। तो ये हो जाएगा x + 220 इक्वल्स टू 360। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? 360 - 220। क्यों? क्योंकि 220 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 360 में से जब आप 220 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 140। तो इस तरह से मैंने x की वैल्यू निकाल दी। मेक सेंस? और यहाँ पे आप ब्रैकेट में रीज़न डालेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं अगर उसका आपके पास रीज़न है तो यू हैव टू मेंशन। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट। देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है ये एक पेंटागन है। कैसे? देखिए एक साइड ये है, एक साइड ये है, दो, तीसरी, चौथी, 4 साइड तो ये हो गई और ये 5वीं साइड हो गई। तो जिस फिगर में 5 साइड होती है उसे मैं पेंटागन बोलता हूँ। तो ये फिगर मेरी पेंटागन है। अब इस पेंटागन में मुझे एक ये 30 डिग्री दे रखा है, ये x है और ये भी x दे रखा है। बाकी के ये नीचे वाला एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये एंगल्स मुझे नहीं दे रखे। तो उसके लिए देखिए अपन क्या करेंगे, इस एंगल को मैं y बोल देता हूँ और इस एंगल को मैं z बोल देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे मैं इतना सा पोर्शन अगर ड्रॉ करूँ, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है। यहाँ पे ये जो एंगल है 60 डिग्री है, इसको मैंने z बोला है। मैं ये वाला पोर्शन जूम आउट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला एंगल 70 है और ये वाला एंगल y है। तो अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे अड़ोसी पड़ोसी यानी एडजेसेंट एंगल्स है और ये एक लीनियर पेयर बनाएंगे तो y + 70 कितना होगा? 180। और यहाँ पे ये z और 60 ये भी अड़ोसी पड़ोसी हैं यानी एडजेसेंट एंगल्स हैं और एक स्ट्रेट लाइन पे है तो इनको भी अपन लीनियर पेयर बोलेंगे। तो z + 60 कितना होगा? 180। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। y = हो जाएगा 180 - 70 और z कितना हो जाएगा? 180 - 60। तो y की वैल्यू आ जाएगी 110 और z की वैल्यू आ जाएगी 120। मेक सेंस? तो इस तरह से मैंने y और z की वैल्यू निकाल दी। अब क्योंकि ये पेंटागन है, ठीक है, एक इतना पोर्शन हो गया, ये इतना पोर्शन हो गया। अब क्योंकि पेंटागन है तो मुझे इसमें सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए वो मालूम होना चाहिए और नहीं मालूम है तो मैं क्या करूँगा? निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा? पेंटागन में 5 साइड होती है तो n-2 इंटू 180 वाले फॉर्मूले में मैं n की जगह 5 रखूँगा तो हो जाएगा 5 - 2 इंटू 180। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 180। तो 3 इंटू 180 करेंगे तो आपको मिलेगा 540। ठीक है, एक पोर्शन ये हो गया। देखिए मैंने क्या किया, पहले जो दो एंगल्स की मुझे इंटरनल एंगल्स की वैल्यू नहीं मालूम थी या नहीं दे रखी थी वो निकाली मैंने, y की वैल्यू ये और z की वैल्यू ये। फिर इस फिगर के अंदर मैंने सभी एंगल्स का सम निकाला जो कि होगा 540। अब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा। तो देखिए एक एंगल 30 है, एक एंगल x है और एक और एंगल x है। ठीक है, और y की वैल्यू मैंने 110 निकाली है और z की वैल्यू 120 और इन सब का सम कितना होगा? 540। यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे और आप रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर पेंटागन या फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इज 540। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए x + x हो जाएगा 2x और 30 + 120 कर दीजिए तो ये हो गया 2x। 30 + 120 इसलिए क्या, थोड़ा सा ईजी है। 30 + 120 150 हो जाता है। बाकी 110 में भी ऐड कर सकते थे या फिर पहले इन दोनों को भी ऐड कर सकते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हो जाएगा 2x + 110 + 150 = 540। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2x हो गया मेरा 260 = 540। तो अब ये 260 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा 540 में से, तो 260 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। 540 में से 260 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 280। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे 280 मिला। तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या लिखूंगा? 2x = 280। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो x क्या हो जाएगा? 280 / 2। तो 280 / 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 140। तो इस तरह से मैंने सी फिगर के लिए भी x की वैल्यू निकाल दी। क्लियर है? ओके, अब डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट आप देखिए अगेन एक पेंटागन है
तो पेंटागन में सभी एंगल्स का सम 540 होता है। अभी मैंने सी पार्ट में जस्ट निकाला ही था, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। और इस पेंटागन में जितने भी एंगल्स हैं सब एक्स हैं, क्योंकि देखिए सारी साइड्स इक्वल है, तो रेगुलर पॉलीगन है, और रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो कितने एंगल्स हैं? 5 एंगल्स हैं, तो एक्स को 5 टाइम्स ऐड करेंगे अगर आप, तो आपको 540 मिलेगा। क्लियर है? तो एक्स को अगर 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो इधर तो हो गया 5x, 5x इक्वल्स टू 540। एक्स क्या हो जाएगा? 540 डिवाइडेड बाय 5। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 108। ठीक है, चलिए तो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 540 डिवाइड बाय 5। क्लियर है? तो देखिए 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो इधर आ गया 1, इधर आ गया 5, रिमाइंडर आया 0, ऊपर से कैरी लिया तो इधर आ गया 4। अब देखिए 5 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4 से छोटा मिले, क्योंकि 5 को 1 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 4 से बड़ा है, तो मैं 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऊपर मैंने लिखा 0, तो इधर आ गया 0 0, तो अगेन रिमाइंडर 4। अब 0 ऊपर से कैरी लिया, ये हो गया 40। अब देखिए 5 से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 40 या उससे छोटा मिले, तो 8, 5 8 ज़ा 40, तो रिमाइंडर आ गया 0। मेरा आंसर आ गया 108। क्लियर है? ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे z और 30 लीनियर पेयर है, यहाँ पे x और 90 लीनियर पेयर है, और y और यहाँ पे जो भी एंगल है इसको मैं a मान लेता हूँ, तो ये भी लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर, क्योंकि देखिए एक स्ट्रेट लाइन है और एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो लीनियर पेयर की हेल्प से मैं क्या करूँगा, x और z की वैल्यूज निकालूंगा। तो देखिए x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। रीज़न आप क्या डालेंगे? लीनियर पेयर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90। ठीक है, तो x हो गया 90 डिग्री। इस तरह से मैंने x की वैल्यू निकाल दी। z के लिए अगेन लीनियर पेयर, z प्लस 30 ब्रैकेट में आप रीज़न डालेंगे लीनियर पेयर और इक्वल्स टू 180। 30 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो z क्या हो जाएगा? 180 माइनस 30, z की वैल्यू आ गई 150। तो इस तरह से मैंने z की वैल्यू भी निकाल दी। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू दो तरीके से निकाली जा सकती है। एक तरीका, ये एंगल जिसको मैंने a माना था, पहले a की वैल्यू निकाल दीजिए और फिर a और y का लीनियर पेयर की हेल्प से y की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरा तरीका है, y एक एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अपन क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद है तो आप उसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं, वरना आगे आने वाली एक्सरसाइज में अपन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वापस डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग इसको अपन विदाउट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं। तो देखिए ट्रायंगल के अंदर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स हैं 30 90 और एक को मैंने ए माना है, इनका सम होगा 180। ब्रैकेट में आप रीजन लिखेंगे, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो ये 30 प्लस 90 हो गया 120, 120 प्लस ए इक्वल्स टू 180। तो अब ए क्या हो जाएगा? 120 उधर जाएगा, 180 माइनस 120, ए की वैल्यू आ गई 60। क्लियर है? बट मुझे क्वेश्चन में ए की वैल्यू नहीं पूछी, मुझे क्वेश्चन में वाई की वैल्यू पूछी है। तो अब मैं ए प्लस वाई इक्वल्स टू 180 बोलूँगा, और रीज़न क्या दूंगा मैं? लीनियर पेयर। और ए की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है, कितनी है? 60, तो 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस 60, तो आंसर होगा मेरा 120। ठीक है, मैंने एक्स की, जेड की और यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाल दी, और यही मुझे पूछा था। एक मिनट, मुझे ये नहीं पूछा एक्स वाई और जेड की क्या वैल्यू है, मुझे पूछा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए मैंने अभी सिर्फ वैल्यूज़ निकाली है, मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं किया है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड करने के लिए देखिए एक्स की वैल्यू है 90, तो 90, वाई की वैल्यू है 120, तो 90 प्लस 120, और जेड की वैल्यू है 150। तो इन तीनों का सम कर लीजिए, इन तीनों का आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा 360 डिग्री। अब आप एक चीज़ देखिए, एक्स भी एक्सटीरियर एंगल है, वाई भी एक्सटीरियर एंगल है, जेड भी एक्सटीरियर एंगल है। तो जब मैंने एक ट्रायंगल के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम किया तो मुझे 360 मिला। ये एक स्टेटमेंट जो मैंने बोला है वो ध्यान रखिएगा, एक ट्रायंगल के सभी एक्सटीरियर एंगल का मैंने जब सम किया तो मुझे 360 डिग्री मिला। स्टेटमेंट आगे मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा एज ए प्रॉपर्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट करते हैं। देखिए z प्लस 60 ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लीनियर पेयर अप्लाई कर देता हूँ। z प्लस 60 इक्वल्स टू 180, रीज़न डाल दिया मैंने लीनियर पेयर, तो z की वैल्यू हो गई 180 माइनस 60, तो जो कि मुझे मिला 120। ये मैंने z की वैल्यू निकाल दी। अब देखिए
y और 80 ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, यहाँ पे भी लीनियर पेयर अप्लाई कर देता हूँ। तो y प्लस 80 इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर ब्रैकेट में आ जाएगा, 80 उधर जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 80, तो y हो गया मेरा 100। तो मैंने y की वैल्यू भी निकाल दी। अब देखिए x और 120 यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है, तो x प्लस 120 इक्वल्स टू 180। तो 120 उधर जाएगा तो 180 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 180 माइनस 120 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको मिलेगा 60। इस तरह से मैंने x, y और z की वैल्यू निकाल दी। बट मुझे w की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को b मान लेता हूँ और मुझे मालूम है ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसके सभी इंटरनल एंगल्स का मैं सम करूँगा तो वो हमेशा मुझे 360 मिलना चाहिए। रीज़न, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ सम 360। तो इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ क्वाड्रिलेटरल में। तो देखिए एक एंगल 60 है, एक एंगल 80 दे रखा है, एक एंगल 120 है और एक को मैंने b माना है, तो इक्वल्स टू 360। ब्रैकेट में आपने रीज़न डाल दिया, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे। 60 प्लस 80 ये आपको देगा 140, तो 140 प्लस 120 प्लस b इक्वल्स टू 360। इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा 260, तो 260 प्लस b इक्वल्स टू 360। 260 उधर जाएगा तो b क्या हो जाएगा, 360 माइनस 260, तो b की वैल्यू आ गई 100। तो इस तरह से मैंने b की वैल्यू निकाल दी। अब आप b और w पे, यहाँ पे देखिए b और w पे लीनियर पेयर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर अगर मैं अप्लाई करता हूँ और मुझे उसमें से कुछ वैल्यू निकालनी है तो एक वैल्यू तो मुझे मालूम होनी चाहिए कोई। मैंने b की वैल्यू अभी निकाल ली है तो मुझे मालूम है, तो b की जगह मैंने 100 रख दिया, तो 100 प्लस w इक्वल्स टू 180, तो 100 उधर गया तो w की वैल्यू क्या आई, 180 माइनस 100, तो w हो गया मेरा 80 डिग्री। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, सेकंड y की, ठीक है, थर्ड z की और फोर्थ w की। और मुझे क्वेश्चन में पूछा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी इन चारों का मुझे सम करना है। तो x की वैल्यू की जगह मैंने 60 रख दिया, प्लस y की वैल्यू की जगह मैंने 100 रख दिया, फिर z के लिए मैंने 120 और इसके लिए मैंने 80। सम करते हैं, तो देखिए इन दोनों का सम किया तो मुझे मिला 160, इन दोनों का सम किया तो मुझे मिला 200। अब 200 और 160 का सम किया तो मुझे मिला 360। क्लियर है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे x, y, z और w को अगर आप देखेंगे तो ये चारों के चारों एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जिसको अपन आगे आने वाली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैंने जब ट्रायंगल में सभी एक्सटीरियर एंगल का सम किया तो भी मुझे 360 मिला। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल था, उसके भी मैंने सभी एक्सटीरियर एंगल का सम किया तो भी मुझे 360 डिग्री मिला। क्लियर है। और इस प्रॉपर्टी को अपन आगे आने वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो यहीं पे आपकी 3.1 एक्सरसाइज फिनिश होती है। प्लीज़ प्रॉपरली प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी तक लिमिटेड मत रहिए, कोई भी एक्स्ट्रा बुक पिक कीजिए। ये आपका बेस बनाने का टाइम है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आगे स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा और उतनी ही मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। और कहीं पे भी कोई डाउट आता है, कहीं पे कोई इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Your mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.